हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो ये क्या होने वाला है, इसमें बातें ये है बच्चों की अभी तक मैंने आपको बता दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है। उसमें निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी में निगेटिव क्या शो करता है, कैसे आता है निगेटिव, हमने कल लेंस लॉ में भी बता रखा था आपको। तो अब हम लोग और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि जब मोशनल ईएमआई क्या होगा। जब कोई कंडक्टिंग रॉड होगी, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा, अगर उसका मोशन होने लगे तब उसमें इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड करंट क्या होगी बच्चों। बिल्कुल यही चीज़ हमें देखना है और आसान है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं भाई क्या है बच्चों। काफ़ी इजी है और ये चीज़ आप को समझ में भी अच्छे तरीके से आएगी, क्योंकि इसमें कुछ उतनी हार्ड चीज़ें तो नहीं आती है बच्चों, है ना। जैसे मोशनल ईएमआई ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए अभी हम ट्रांसलेटरी मोशन देख रहे हैं, बाद में आपको रोटेटरी मोशन के लिए भी बताएंगे। ठीक है, कि रोटेटरी मोशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट कैसे लिखते हैं। अभी तो हम ट्रांसलेटरी मोशन में बस बता देते रहे। ठीक है, बोला क्या जा रहा है बच्चों, इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कंडक्टिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट तो करेगा। इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल, अरे बच्चों बिल्कुल सही बात है ना। आप बताइए, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है और कोई भी कंडक्टिंग रॉड है, कोई भी कंडक्टिंग रॉड ले लीजिए, मान लेते हैं ये रॉड अगर इधर भाग रहा है v वेलोसिटी से, तो ये जो इधर भाग रहा है ना, तो इसका जितना भी ये इसका लेंथ है, जितना भी इसका हाइट है, जो भी है डायमेंशन, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ जा रही है उसको तो कट आउट कर ही रहा होगा। जो अंदर की तरफ जा रहे थे, ऐसे था ना वो रॉड, ऐसे था, ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है अंदर की तरफ, तो इसके कारण क्या होगा, कुछ तो कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। वो कट करने के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लक्स कटिंग। देखिए इस प्रोसेस को फ्लक्स कटिंग बोल दिया जाता है। छोटी सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द इंड्स ऑफ द रॉड कॉल्ड डायनेमिक मोशनल ईएमएफ। ओके, और इसी मोशन के कारण जो कंडक्टिंग रॉड के मोशन के कारण जो उसके दो छोर होते हैं ना, जैसे ये कंडक्टिंग रॉड है तो एक ये छोर है, एक ये छोर है, छोर हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में। तो दो इंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं डायनेमिक ईएमएफ या फिर मोशनल ईएमएफ। आ रहा है समझ में बच्चों। तो मोशनल ईएमएफ इसी को बोलते हैं। और मोशनल ईएमएफ पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है है ना। इमोशनल जिस जगह पे होना होता है वहाँ पे होइए, क्योंकि ये चीज़ ईजी है। तो ईजी चीज़ें तो इमोशनल में हो जाता है, इमोशनल में नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैं बताने वाला था कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से दे रखा हो कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आपको इस रीजन में ऐसे करके दे रखी हो बच्चों, है ना। और आपको बोला गया है कि एक रॉड है बच्चों, एक रॉड है, इस तरीके से रॉड है, ये पतला सा रॉड है। पता नहीं मेरे से रॉड सही क्यों नहीं बन रहा। इस रॉड का आपको वेलोसिटी दे दिया है कि ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से भाग रहा है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, v वेलोसिटी से भाग रहा है। बोला जा रहा है ये इसका जो मोशन हो रहा होगा, इस रॉड का मोशन इस डायरेक्शन में जो हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है v वेलोसिटी से, और यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर की तरफ, तो जो इसमें चार्जेज अवेलेबल होगी, अब ये कंडक्टिंग रॉड है तो इसमें चार्जेस तो अवेलेबल होंगे भाई। ठीक है, जो भी चार्जेज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्जेज है इसमें, उसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा। क्योंकि आपने देखा था अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती थी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर कोई चार्ज यहाँ से फेंक दिया जाता था ऐसे करके, ये क्यू चार्ज है, इसको इधर फेंक दिया गया तो भी इधर होता था, तो भी क्रॉस भी करते थे, तो इस पर भी क्रॉस भी करते थे, तो इस पे इस क्यू चार्ज पे ऐसे जाता था, इस पर फोर्स लगने के कारण ऐसे मुड़ जाता था। याद है आपको, ए बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस भी लगता था तो ये मुड़ जाता था। अब ये रॉड में तो बहुत सारे चार्जेज है भाई, तो इस पे बहुत सारे चार्जेस होने के कारण ये पूरा मुड़ नहीं पाएगा। एक चार्ज रहता था तो मुड़ जाता था भाई, क्योंकि उस पर फोर्स लग जाता था। इसमें जो भी चार्जेस होंगे उन पे भी फोर्स लगेगा। वो कैसे लगेगा बच्चों, क्योंकि आपको फार्मूला याद है,
एफ बी जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है ना बच्चों, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो भी चार्जेस होंगे उस पे वी क्रॉस बी का फोर्स लगेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो देखिए वी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ। तो इस पे जो भी चार्जेस होंगे ना इनमें, वो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। इस पर लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ होगा। कैसे होगा सर, देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ मैं बताऊंगा अभी बच्चों। देखिए थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते हैं, क्योंकि रॉड में दिखाना ही पड़ेगा ना। अरे यार ये सही क्यों नहीं बन रहा। अब ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो भी चार्जेज होंगे उनका मोशन ऊपर की तरफ होगा। ओके, जो भी चार्जेज क्यू चार्जेज मान लेते हैं उसका मोशन ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करा दें, इसमें मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस भी है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, दोनों चार्जेस हैं, तो हम किसी भी चार्जेस का मोशन करा सकते हैं। लेकिन अगर ये हम चार्ज, इस चार्ज को, अगर इस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लें बच्चों, तो क्या होगा अगर इस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लें तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स उल्टा डायरेक्शन में हो जाता है। अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसको हमने इस यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी की वजह से तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा, तो ये ऐसे मुड़ेगा, ना कि ऐसे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था। तो इसमें भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो किन पे लेना है भाई, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगा। मान लेते हैं, मानने के लिए हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो था ना इलेक्ट्रॉन, उसका मोशन देखते हैं। तो इस पे लगने वाला फोर्स अब नीचे की तरफ डायरेक्शन में होगा। आ रहा है समझ में। हम पॉजिटिव से भी कर सकते थे, हम पॉजिटिव चार्ज से भी कर सकते थे, लेकिन नेगेटिव चार्ज से समझना आसान हो जाएगा। तो इसके तरफ, इस पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ होगा एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा। अच्छा बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एफ बी लिख देते हैं। इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ऊपर था, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से नीचे की तरफ हो गया। ठीक है भाई, अब नेगेटिव चार्जेस का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे, नीचे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ मोशन हो रहा है। और ऊपर क्या हो गए, ऊपर पॉजिटिव चार्जेज का इकट्ठा हो जाएगा, है ना, ऊपर पॉजिटिव चार्जेज इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ऐसा हो गया। तो अब आप समझिए, रॉड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस, रॉड में मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोअर इंड will become negative in rod due to motion of electrons. Lower end will become negative potential and upper end will become पॉजिटिव पोटेंशियल। मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा अच्छा है बच्चों, इसीलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ। आपका अच्छा नहीं होगा मुझे पता है, मैं तो बहुत अच्छा इंग्लिश लिखता हूँ, तो उसके कारण आप समझ सकते हैं इस चीज़ को देखकर। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि रॉड में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेज इकट्ठा हो गई, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेज एक्सेस में हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज एक्सेस में हो गए। तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर कोई रॉड में कहीं पे हो गया है, तो उसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती है, मतलब है ना। जैसे मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव चार्जेज यहाँ पे ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्जेज यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी।
आपको आई थिंक मैंने पढ़ाया था कि आपको फर्स्ट चैप्टर में, ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर जो था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें भी बताया था आपको बच्चों कि उसमें जब चार्जेस, एक्सेस चार्जेज अगर सेपरेट हो जाते हैं तो उसमें उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ रॉड देयर विल इंटरनल बच्चों अंदर ही इसमें देयर विल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड है ना बच्चों। यहाँ पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड हो जाएंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगे बच्चों, नीचे की तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इसका, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें अंदर की तरफ बनेंगी बच्चों। इसको अंदर ही लिख दे क्या, इसको अंदर ही ले चलते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरेट हो गई, आपको पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गई है, अगर आपको पता है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गई है जो कि नीचे की तरफ है, और इसमें अगर निगेटिव चार्ज का मोशन देखा जाए तो निगेटिव चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगती है तो इस पे लगने वाला फोर्स उल्टा डायरेक्शन में होता है। ऐसे चार्ज क्यू रहता तो F बराबर क्यू ई कर देते तो नीचे की तरफ F बराबर क्यू ई लग जाता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, चार्ज नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा F इलेक्ट्रिक फोर्स वो ई हो जाएगा, मतलब F इक्वल टू क्यू ई होता था ना, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ लगेगा। इस पे लगने वाला एफ बी जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, एफ बी में लिख देता हूँ, ये शुरुआत बात बता रहा हूँ। एफ बी वो कितना था, ई इंटू वी बी। अब हमने डायरेक्शन तो देख ही लिया था ना, वी क्रॉस बी से, वो तो नीचे की तरफ आ रहा था। तो अब आपको एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, आप उस कंडीशन को सोचिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, रॉड ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वेट हो जाएंगे, आखिरकार यही तो होगा भाई। इन रॉड एफ इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वेट हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हमें करना है। चलिए आगे चलते हैं। एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ था, ऊपर की तरफ, और एफ मैग्नेटिक का डायरेक्शन नीचे की तरफ था। ये कितना रहा था बच्चों, ई यहाँ पे आ रहा था, ई इंटू वी क्रॉस बी था, ऐसे भी ही आ रहा था हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, वी क्रॉस बी हो जाएगा, या फिर आप चाहे तो वी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच में एंगल 90 है तो वी बी साइन 91 होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ई बराबर वी क्रॉस बी आ गया। अब आपको पता होगा बच्चों, एक चीज़ आपको और पता होगा कि हमने पढ़ा था, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बच्चों, वो ई का वैल्यू ऐसे लिखते थे हम लोग, निगेटिव ऑफ डी भी अपॉन डी आर, मेरे को अभी याद आया, डी भी अपॉन डी आर लिखते थे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम डी भी लिखना चाहें वो हो जाएगा निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर लिखते थे, अगर आपको याद हो तो ई डॉट डी आर लिखते थे। और डी भी क्या होता था यहाँ पे, ईएमएफ ही हो जाएगा ना, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बताता था। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो क्रिएट हुआ है ना, उसी को तो हम लोग बोल देते हैं ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है इसी को बोल देंगे ईएमएफ।
या फिर वोल्टेज भी बोलते हैं। और इसी का जो वैल्यू होगा डीवी का वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू, वो कितना हो जाएगा। और ये यही वाली जो हमने फार्मूला लिखा है ना, इसी को बोल देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है यहाँ पे वो कितना हुआ है। आप चाहें तो बच्चों यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखिए, डायनेमिक ईएमएफ लिखिए, मोशनल ईएमएफ लिखिए। मैं सबका मतलब एक ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है। आप डिफरेंशिएट मत कर लीजिएगा कि क्या लिख देते हैं मोशन के कारण, और तो चलिए मोशनल ईएमएफ लिख देते हैं। ये जो मोशनल ईएमएफ था बच्चों, ये कितना हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ई का वैल्यू हमने लिख दिया भी क्रॉस बी, डॉट में डी आर है। डी आर का मतलब क्या होगा, डी आर क्या होगा, लेंथ वेक्टर की तरह काम करेगा। डी आर क्या करेगा बच्चों, लेंथ वेक्टर की तरफ काम करेगा, और वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेते हैं हम, है ना, इधर से इधर। तो ऐसे लेंथ वेक्टर ऐसा ले लेंगे एल, ठीक है। तो एल ऐसा ले लेंगे। अब हमको पता चल जाएगा भी क्रॉस बी का डायरेक्शन हमने कैसे देखा था बच्चों, भी क्रॉस बी किया था तो एफ बी का डायरेक्शन था नीचे की तरफ, एफ बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ था, भी क्रॉस बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ। हमने जो लेंथ लिया है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिया है, तो ऐसे है। तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल हो गया ना भाई। तो दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो डॉट हटाएंगे तो cos 180 -1 होता है, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, तो आपको पता चल गया होगा बच्चों, माइनस ऑफ भी क्रॉस बी एल cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री नेगेटिव ऑफ 1 होता है, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा, भी क्रॉस बी को हम लोग हटा दिए थे ना, भी क्रॉस बी तो हम लोग कर ही दिए थे, भी क्रॉस बी कर दिए थे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो हमें भी बी ही दे देगा, तो हमने डायरेक्ट लिख देंगे भी बी एल। तो यही हो गया मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ बच्चों। इन जनरल भी अगर हम लोग निकला चाहे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू बता सकते हैं आपको। ईएमएफ का वैल्यू इन जनरल भी क्या होगा, वो भी क्रॉस बी डॉट एल होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और ये ही रियल फार्मूला है, इसी से भी बी एल आ जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ से आ जाती है भी बी एल। तो यहाँ पे इसका मतलब आप समझिएगा क्या होता है, अगर कई केस में, अगर कोई केस में भी और बी पैरेलल हो जाए, इफ़ भी पैरेलल टू बी, मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन जीरो हो जाती है, तो ओवरऑल यहाँ पे फिर ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। ओके। और अगर इफ़ भी परपेंडिकुलर टू बी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो 90 डिग्री बन जाएगा, तो फिर आ जाएगा भी बी डॉट एल आ जाएगा, है ना बच्चों, डॉट एल आ जाएगा ईएमएफ का वैल्यू, भी बी डॉट एल आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग देखना चाहें तो इफ ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, भी परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू एल, ये कैसा केस होगा, ये कुछ ऐसा केस होगा, ऐसा केस हो सकता है ना बच्चों, भी बी, और यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, रुक जाइए, भी बी एल, इस टाइप से हम लोग मान लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप होता है ना, ये तीनों डायरेक्शन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, 90 है, 90 है ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तब क्या होगा बच्चों, समझिए। भी क्रॉस बी करेंगे पहले तो ऐसे आ जाएगा, भी क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, और उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर भी है, उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर भी क्रॉस बी का जो भी वैल्यू आएगा वो डॉट हो जाएगा एल के साथ, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, भी बी एल। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इमोशनल कुछ ही बोलिए, भी बी एल आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
आई थिंक क्लियर होगा। तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। और मान लेते हैं अगर इफ एनी टू वेक्टर आर पैरेलल टू आर पैरेलल, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन ईएमएफ का वैल्यू फिर जीरो हो जाएगा भाई। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गया तो ईएमएफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको मैंने बता दिया है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है भाई कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कब जीरो होगा, कब पैरेलल में जीरो हो जाएगा। और ये मैं एग्जांपल से बताने वाला हूँ अभी। और यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं बच्चों। एक एक जगह पे आपको दिक्कत भी हो सकता है कि आपने सर यहाँ पे लेंथ वेक्टर जो था ऐसे ही क्यों लिया, नीचे से ऊपर की तरफ ही क्यों लिया भाई। ये चीज़ हम आगे बताएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं आप पहले एग्जाम्पल से समझिए। मैं ये बोल रहा था बच्चों कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इस टाइप से रॉड दिया हुआ है। ये रॉड दिया था बच्चों हमारे को, और आपको ये चीज़ बोल दिया गया है ना, कि आपको ये चीज़ बोल दिया गया है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो ऐसे हैं। एक सेकंड अच्छे से, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों, ये है बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो है इसका वेलोसिटी इधर दे रखा है भी, और ये एल लेंथ का रॉड है, ये एल लेंथ का रॉड है बच्चों। आपको पता होगा भी क्रॉस भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये भी क्रॉस भी करेंगे, भी क्रॉस भी करेंगे तो हमारे को कैसा मिलेगा, यहाँ पे किस डायरेक्शन में मिलेगा बच्चों, भी क्रॉस भी करेंगे। आप हाथों से राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए बच्चों। तो भी क्रॉस भी करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है, ऊपर थंब जा रहा है। ठीक है, तो भी क्रॉस भी करने पे हमको जो मिल रहा है ऊपर की डायरेक्शन में मिल रहा है रिजल्ट, मतलब वही रिजल्ट ऊपर की डायरेक्शन में मिल रहा है। अब जो हमको रिजल्ट मिला है भी क्रॉस बी से, उसका और ये लेंथ वेक्टर बीच का एंगल कितना है, लेंथ वेक्टर ऐसे है और ये ऊपर है, लेंथ वेक्टर ऐसे है और ये ऊपर है ना। भी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर आया था, तो अब उसके और इसके बीच में एंगल 90 है। तो अब हमें जो भी क्रॉस बी का रिजल्ट आया था उसका डॉट प्रोडक्ट करना होता है एल वेक्टर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस 90 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है, ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया, कॉस 90 जीरो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा भाई, यहाँ पे ईएमएफ आएगा ही नहीं। और यही तो मैं इस पॉइंट में बोला हूँ कि अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो आने वाला ईएमएफ जीरो हो जाएगा। देखिए बी और एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया ना भाई, ये और ये बी भी ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल हो गया। ऑब्वियस सी आंसर जीरो ही आना है। मतलब कोई भी दो वेक्टर कोई इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होना चाहिए, हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी ले सकते हैं, अगर आपको दे रखा हो कि ये रॉड जो है इस तरीके से, ये रॉड है बच्चों और इसका वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में आपको दे रखा है। और आपको ये बता रखा है बच्चों, और आपको ये बता रखा है कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ ही हैं। अब बताइए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी ऊपर की तरफ है और यहाँ पे ये रॉड जो है ऐसे है, इसका लेंथ वेक्टर कुछ ऐसे होगा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हैं कि भी और बी के बीच में फिर से एंगल 0 डिग्री हो गया, तो भी क्रॉस भी ऐसे ही जीरो आने वाला है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया ना भाई। तो यहाँ पे भी ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। जो इस रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा फ्लक्स कटिंग के कारण वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स कटिंग करेगा ही नहीं। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रॉड का मोशन ऐसे हो रहा हो, ये रॉड टेढ़ा हो और इसका मोशन कैसे हो रहा हो बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ। इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है, इसका वेलोसिटी v है। अब आपको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। देखिए v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये एंगल आपको दे दिया है थीटा। आपसे बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो v थी क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों, याद कीजिए बच्चों, v क्रॉस b डॉट एल होता है। तो पहले तो देखना कोई भी पैरेलल यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी पैरेलल नहीं है। एल लेंथ ये है, ये भी है, कोई भी पैरेलल हमको दिख नहीं रहा है। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि इसका कंपोनेंट ले सकते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग। भी इधर है, इधर भी ले सकते हैं। एक इधर आ जाएगा भी का कॉस ऑफ थीटा, एक आ जाएगा इसे भी ऑफ परपेंडिकुलर, भी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा भी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब ये परपेंडिकुलर बन गया ना, ये ऐसे है, वेलोसिटी इधर है, लेंथ इधर है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ये भी कॉस थीटा की वजह से फिर से ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि भी कॉस थीटा इधर है और इसका लेंथ वेक्टर भी इधर होगा, दो वेक्टर फिर से पैरेलल हो जाएगा, तो नहीं आएगा। तो इसके वजह से तो आएगा ही नहीं, बस इस वेलोसिटी की वजह से आएगा। तो ये वेलोसिटी क्या है, ये है। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हम लिख सकते हैं भी साइन थीटा। देखिए भी क्रॉस भी करना होता है, तो भी और क्रॉस नीचे की तरफ भी क्रॉस भी करेंगे हम लोग, तो भी क्रॉस भी करेंगे तो 90 डिग्री है ना, तो साइन 90 तो 1 ही होता है, तो हम इसीलिए नहीं लिखे हैं। बी इंटू लेंथ वेक्टर एल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आसानी से हमने निकाल दिया। अब ये चीज़ जल्दी जल्दी करना होगा, ये तो समझाने में ऐसे टाइम लगा दिया है ना। मान लेते हैं कि आपको इस तरीके से दे रखा हो कि एक ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग टाइप का है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ हो रहा है भी, इधर इसको बताया जा रहा है कि ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा गया है। ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा गया है। तो ये भी वेलोसिटी से अगर इधर जा रहा है तो भी क्रॉस भी करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा डायरेक्शन, मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है डायरेक्शन, भी क्रॉस भी का नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ अगर आ रहा है बच्चों, तो नीचे वाला ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऐसा क्यों सर? अरे भाई हमने यही तो बताया, यहाँ पे भी क्रॉस भी कर रहे हैं। देखिए भी क्रॉस भी कर रहे हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में डायरेक्शन आ रहा है फोर्स का, लेकिन निगेटिव इलेक्ट्रॉन था तो नीचे की तरफ एफ भी हमने लिख दिया था। ये सब तो ठीक है, चीज़ें हमको समझ में आ रही है, लेकिन ओवरऑल आप समझिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। भी क्रॉस भी करने पे ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन आता है वहीं पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होती है और नीचे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होती है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक ऐसा तार बना दीजिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, या नेगेटिव टर्मिनल हो गया, जिसका ईएमएफ ई है। ये ऐसे इस तरीके से भी रिप्लेस किया जा सकता है इस चीज़ को, इस रॉड को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, तो इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ आएगा और हम ईएमएफ ही निकाल रहे थे। ईएमएफ का ही वैल्यू हमारे पास ये सब आ रहा था, वी एल। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन से इन सब चीज़ों में बिहेव करेगी आपको बता सकते हैं हमको। भी इधर है तो भी क्रॉस भी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें तो ईएमएफ आया ही नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से बता सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसा करके रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि भी इधर है, भी क्रॉस भी करेंगे नीचे की तरफ आएगा। इसमें एल कितना लेना है, भी एल में एल कितना लेना है भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका रेडियस आपको आर दे रखा है, ठीक है ना, ये आर दे रखा है, तो ये पूरा पाई आर हो जाता है, सर्कल का आधा, और ये इसका 2r होता है। तो हम लेंथ क्या ले, ये 2r ले ले? नहीं भाई, जो एल था वो लेंथ वेक्टर था। लेंथ वेक्टर को हम कैसे लेंगे, इंड पॉइंट्स को जोड़ कर लेंगे भाई। आखिरकार हम लोग जब लिखते थे डी भी
ई डॉट डी आर लिखते थे ना बच्चों, ई डॉट डी आर, तो ये लेंथ वेक्टर होता था भाई। तो लेंथ वेक्टर को हम उसके इन पॉइंट्स को मिला कर लिखते हैं। तो ये डायरेक्ट इन पॉइंट मिला दीजिए, ये कितना डिस्टेंस हो गया, 2r हो गया। ओके सर, तो 2r हो गया, तो आप डायरेक्टली ऐसा करके भी इसको बना सकते हैं, ये छोटा टर्मिनल, ये बड़ा टर्मिनल, ऐसा करके। आ रहा है समझ में? तो इसका ईएमएफ अब आप लिख सकते हैं, ईएमएफ का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, बी भी एल करना है, बी भी इंटू एल का वैल्यू 2r हो जाएगा, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस लिया है इस बार, ये वाला। ये कितना है, 2r ही तो है, आर 2r। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मान लेते हैं कि बच्चों आपको इस तरीके से दे दिया है कि एक कोई सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इस तरफ भी वेलोसिटी से जा रहा है, और आपको बताना है बच्चों कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। भी क्रॉस बी डॉट एल होता है, तो भी क्रॉस बी डॉट एल करेंगे तो बी एल भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कैसे मिलेगा, यहाँ तो टर्मिनल ही नहीं है भाई। टर्मिनल तो होना चाहिए, तभी तो हम ईएमएफ बता पाएंगे कि कितना ईएमएफ आया है। ईएमएफ बता हम कैसे रहे थे, दो उसका कोई इन पॉइंट्स था, यहाँ पे तो इन पॉइंट ही नहीं है, तो इसमें ईएमएफ आएगा ही नहीं, 0 ईएमएफ आएगा, ईएमएफ तो आएगा ही नहीं बच्चों। ओके सर, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है बच्चों। एक और दे लेता हूँ एग्जांपल, इस तरीके से मान लेते हैं, ये सेमी सर्कुलर वही रिंग ही है, इस रिंग की वजह से मान लेते हैं यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दे रखी है, और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में फिर से भी ही है। तो अब आपको बताना है कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। भी क्रॉस भी करेंगे तो ऊपर की तरफ हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, भाई ऊपर तो कोई टर्मिनल ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ी चार्ज आ जाएंगे, चार्ज जो आएंगे इन पॉइंट्स पे आएंगे, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इन पॉइंट्स तो ये और ये है, तो इन पॉइंट्स यहाँ और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन भी क्रॉस बी से हमें दिख रहा है कि इधर मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल, इधर मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ टर्मिनल तो है ही नहीं, टर्मिनल तो ये और ये है। तो इसी कारण से इन दोनों पे नेगेटिव चार्जेज आ जाएंगे, है ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है बच्चों, और ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस हो, कहीं पे आपको कोई भी क्लोज सरफेस अगर दे दिया हो, तो क्लोज सरफेस में कभी भी याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं कि इस टाइप से आपको स्क्वायर लूप भी दे दिया है, इस तरीके से वेलोसिटी भी है, तो ये स्क्वायर लूप के कारण भी इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि क्लोज लूप में नहीं होता है, एंड पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे भी ध्यान देना है, ऐसे डायरेक्टली बी भी इंटू 2r नहीं लिख देना है। ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये इस तरीके से जा रहा था ना, तो इसके कारण इसका वेलोसिटी इधर था, तो लेंथ वेक्टर इसलिए हम ये लिए थे। इसका वेलोसिटी इधर है तो लेंथ वेक्टर ये लेंगे r, नहीं, ईएमएफ भी इंड्यूस होना चाहिए। तो ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस होगा भाई, ये इंड पॉइंट थोड़ी है। लेंथ वेक्टर अगर आप ऐसे ले लेंगे तो ये दो इंड पॉइंट हो जाएंगे, तो ये इंड पॉइंट तो है ही नहीं। कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर होना चाहिए बच्चों कुछ कुछ चीज़ें आपको, क्योंकि आगे काम आएगा। इंड्यूस्ड करंट जब आ गया हमारे पास, आई को हम लोग ऐसे लिख लेंगे इंड्यूस्ड करंट को, तो सिंपल सी बात इसमें बताया जाता है। एक फिगर आप देख लीजिए बच्चों, अब इंड्यूस्ड करंट आ गया तो फिगर का क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। इंड्यूस करंट आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर होता था, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो अपॉन में आर, इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस को लाना पड़ेगा। ला देते हैं भाई, कुछ नहीं करना है, ऐसा मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है आपका, ये कोई रेल दे रखा है, ये रेल है बच्चों। रेल क्या होता है, पटरी टाइप समझिए। पटरी का क्या काम है यहाँ पे, पटरी का ये काम है कि पटरी पे मान लेते हैं कि रखा हुआ है एक रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड रखा हुआ है बच्चों, इस तरीके से कंडक्टिंग रॉड रखा हुआ है एल लेंथ का कंडक्टिंग रॉड रखा हुआ है। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, क्या सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका वेलोसिटी भी है इस डायरेक्शन में। तो ये कुछ टाइम पे बाद चलते चलते यहाँ तक आ गया होगा, किसी टी टाइम पे मान लेता हूँ,
किसी टी टाइम पे भाई चल तो रहा है ना, तो चलते चलते तो आगे ही बढ़ जाएगा ये। ओके, कोई बात नहीं, अभी भी ये लेंथ का ही रहेगा, तो चलते चलते लेंथ तो नहीं घट जाएगा। तो किसी टी टाइम में जो यहाँ से इसने डिस्टेंस चला होगा यहाँ तक, किसी टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस चला होगा कितना चला होगा, दूरी इंटू समय गुने चाल, तो वीटी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो हम ये क्यों लिखे हैं? अरे भाई बिल्कुल इजी बात है, क्यों लिखे हैं क्या? आपको पता है कि ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? डी फाई बाई डी टी होता है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होती है। तो यहाँ पे था तो इस एरिया में इतना ही फ्लक्स था, आगे बढ़ गया तो ये एरिया बढ़ गया, तो फ्लक्स क्या होता है? डी फाई क्या होता है? बी डॉट डी ए होता है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है ना, एरिया चेंज हो रहा है बच्चों। एरिया जैसे शुरू में ये एरिया था, बाद में ये एरिया हो गया, मतलब बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो बचेगा कितना? इतना ही। तो आपको पता चल गया कि एरिया जो आएगा हमारे पास डी फाई का वैल्यू दे देगा बी डॉट हटा देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं, है ना बच्चों, 0 ले रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दे रखी है, सॉरी मैं बना नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे आपको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी है बच्चों, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस है, एरिया वेक्टर के बीच में दोनों एंगल 0 डिग्री ले लिया, एरिया है कितना बच्चों? वी टी है। तो डी फाई बाई डी टी कर दो भाई, डी फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी भी टी अपॉन डी टी आ गया। मतलब कि अगर छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अगर ले ले हम लोग छोटा सा डी फाई, तो यहाँ पे हम लोग डी टी ही तो लिखेंगे भाई, छोटे टाइम के लिए, तो यहाँ पे भी डी टी लिखना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते हैं क्या, एक सेकंड, एरिया क्या लिख दिया भाई? एरिया लिखना है ना, चेंज इन एरिया। तो ये लेंथ है और ये मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो 20 इंटू 20 होगा ना। तो एल तो मैंने छोड़ दिया। सर आप इतने गंदे कैसे हो सकते हो? लेंथ को छोड़ कैसे दे सकते? सॉरी बच्चों, नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे एल आएगा ना भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमएफ का वैल्यू अब हमारे पास आ गया है बी वी एल। अरे सर ये तो हमको पता ही था पहले से, अभी तो बताया आपने। तो अब हमको करंट का वैल्यू मिल जाएगा, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब बी वी एल अपॉन आर, ये करंट का वैल्यू होगा, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू होगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इतना क्यों ताम झाम किए, ये तो हमको पता ही था। हाँ बच्चों ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता था तब तो हो गया भाई, आपको पता है तो इसीलिए तो मैंने बताया, इतना ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बीएल भी अगर आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड है, तो इंड्यूस्ड करंट हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बच्चों? यहाँ पे देखा जाए फोर्स कैसे लग रहा होगा, सॉरी ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ होगा, भी क्रॉस बी डॉट एल, भी क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर के डायरेक्शन मिलेगा, मतलब कि ये ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा नेगेटिव। तो ये ऐसे बैटरी बन जाएगा, ऐसे बैटरी बन जाएगा। तो इस तरीके से बैटरी हम बना सकते हैं। ये मान लेते रेजिस्टेंस है, ऐसा करके ये बन गया होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से हो गया होगा। और ये इसका ईएमएफ ही होगा, आर होगा ये रेजिस्टेंस। इसमें करंट अब ऐसे बह रहा होगा बच्चों। ओके सर, करंट का डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि हमने भी क्रॉस बी से हमने निकाल लिया कि ईएमएफ का डायरेक्शन भी क्रॉस बी से ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा था, तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव से ऐसा करंट ऐसे करके बहता है। करंट तो यही है बच्चों, आई करंट ऐसे बह रहा है। तो अपने डायरेक्शन फ्लो निकाल लिया ना, आई का वैल्यू आ जाएगा था बी एल वी अपॉन आर रेजिस्टेंस। तो ये इंड्यूस्ड करंट हमने निकाल लिया, बिल्कुल इजी तरीके से निकाल दिया, ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी इधर हो तो वेलोसिटी चेंज होगा इधर उधर, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। सब कुछ क्लियर होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स अब निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेंगे, बिल्कुल इजी सा बात है, वही चीज़ ले लेते हैं।
ये रेल बना दिया हमने, इस रेल पे वही रॉड रखा हुआ है बच्चों। ये लेंथ का रॉड रखा हुआ है, इसका इधर की तरफ फिर से वेलोसिटी भी है, आपको दे रखा है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चारों तरफ। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स का पता करना है। बिल्कुल इजी तरीके से हम पता कर सकते हैं। अभी तो हमने आपको जस्ट बताया ना बच्चों, अभी तो आपको हमने जस्ट बताया कि ये जो रॉड है अगर ये मूव इधर कर रहा है तो इस पे लगने वाला ईएमएफ जो है उसका डायरेक्शन की वजह से किधर की तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था। भी क्रॉस भी किए ना, अभी भी क्रॉस भी ऊपर की तरफ आ रहा था। ठीक है भाई, भी क्रॉस भी ऊपर की तरफ आ रहा था। तो हमने कुछ क्या कर दिया था, हमने कुछ ऐसा कर दिया था, हमने इस रॉड के लिए इस तरीके से ईएमएफ बना दिया था अभी। हाँ सर बिल्कुल पता है, हमें ऐसे बनाया था, करंट इस तरीके से ऐसे बह रहा था। एक ही चीज़ बार बार क्यों बता रहे हो सर? इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि आपको पता होगा कि जो फोर्स का वैल्यू जो होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर में जो लगता है वो कितना लगता है, आई इंटू डी एल क्रॉस बी लगता है। इसी को तो आई इंटू डी एल क्रॉस बी फोर्स लगता है यहाँ पे, किसी भी करंट कैरिंग वायर में लगता है ये। तो यहाँ पे एक ये कंडक्टिंग वायर की तरह ही तो ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा करके पूरा कंडक्टेड है। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख देते थे, बी आई एल करके लिख देते थे, डी एल का वेक्टर एल ले लेते थे, तो एफ इक्वल टू बी आई एल आता था। हाँ सर याद है। तो ये जो डी एल होता था ना, एल डी एल जो होता था यहाँ पे डी एल, ये भी लेंथ वेक्टर की तरह ही ट्रीट होता था बच्चों। वहाँ पे जैसे हम लोग लिखे थे ना ई डॉट डी आर लिखे थे, तो वो भी वहाँ पे वेक्टर डिस्टेंस ही था, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हम लोग, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, ये भी लेंथ वेक्टर की तरह ही ट्रीट होता है। तो ये लेंथ वेक्टर कैसे लेते थे, इसका डायरेक्शन याद कीजिए बच्चों, आपको याद होगा हम लोग लेंथ वेक्टर कैसे लेते थे। जिस डायरेक्शन में करंट बहता था, जिस डायरेक्शन में करंट बहता था उसी डायरेक्शन में तो लेंथ वेक्टर लेते थे। तो इसका लेंथ वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेंथ वेक्टर ऐसे ही तो हो जाएगा। इसमें 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 बहने वाला करंट ऐसे है ना, ऐसे है। तो आई का डायरेक्शन इधर है, तो एल डी एल का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि लेंथ वेक्टर करंट के डायरेक्शन में ही लेते थे। तो डी एल इधर है, डी एल क्रॉस बी करेंगे, डी एल क्रॉस बी करेंगे बच्चों। डी एल क्या ऐसा करें ना, डी एल ऊपर की तरफ है, सॉरी, डी एल क्रॉस भी करेंगे तो फोर्स इधर आ रही है, मतलब इस पर लगने वाली फोर्स जो होगी बच्चों वो इधर ही होगी। और एफ ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, वही तो बोल रहा है मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। सर मैग्नेटिक फोर्स तो क्यू इंटू भी क्रॉस बी था। अरे भाई वो एक चार्ज पे ले रहे थे हम लोग बच्चों, यहाँ पे ये पूरा रॉड पे है ना, ये पूरा रॉड पे लगने वाला फोर्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेज अवेलेबल हैं। वो हम एक चार्ज पे इंडिविजुअल ले रहे थे, लेकिन हम ये पूरे रॉड पे ले रहे हैं, पूरे कंडक्टिंग रॉड पे। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे बच्चों कि एफ एम जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, आई इंटू एल वेक्टर जो है क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से हमको दिख रहा है यहाँ पे आई एल बी आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, लेफ्टवर्ड। तो एफ मैग्नेटिक फोर्स हमारे को मिल गया, इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है। कैसे लेना है फोर्स, कैसे डायरेक्शन हमने लिया बच्चों आपको मैंने बता दिया, डीएल ऐसे लेते हैं। और यही चीज़ मैं यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे जो हमने लिया था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों लिया था। यहाँ पे भी हम लोग डीएल वेक्टर लिए थे ना, डीएल जो भी डीआर लिए थे, जो भी लिए थे, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे डीवी का वैल्यू ई डॉट डी आर होता है, लेकिन वहाँ पे भी दोनों का डायरेक्शन सेम ही है ना। जो डी आर लिए हैं, जो डी एल लिए हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था। तो यहाँ पे भी देखिए ना, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है। तो डी एल वेक्टर भी कैसे लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बिल्कुल सिंपल हो गया। ईएमएफ ही था, ईएमएफ का तो वैल्यू आपको पता होगा, बी एल बी आ जाएगा। ईएमएफ आ गया, करंट आ गया, हमने यहाँ पे फोर्स भी निकाल लिया, डायरेक्शन को भी निकालने के लिए समझ लिया। ओके सर, अब अगर आपने फोर्स समझ लिया तो पावर डिसिपेशन भी समझ लीजिए। और एक चीज़ और बता दूं क्या यहाँ पे मैं,
एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इफ यू वांट फॉर continuous motion of rod with velocity v, then apply F एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिए इन अपोजिट टू एफ एम के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए। मतलब कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा दूं एफ एक्सटर्नल, तो काम बन जाएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगा और एफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लगा था फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके कारण ये वी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर ये नहीं लगाऊंगा तो ये फोर्स धीरे धीरे वेलोसिटी को कम कर देगा। विथ टाइम वेलोसिटी ऑफ रॉड डिक्रीजेस ड्यू टू एफ एम, क्योंकि एफ एम फोर्स इधर लग रहा है ना, तो उसके कारण वेलोसिटी धीरे धीरे कम ही हो जाएगा ना बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण अगर हमको कॉन्टिन्यूस मोशन चाहिए, कॉन्टिन्यूस मोशन ऑफ रॉड चाहिए, तो हमको उल्टा डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल लगाना होगा। मतलब कि एफ एक्सटर्नल का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो निगेटिव ऑफ एफ एम आ जाएगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, एफ एम के अपोजिट डायरेक्शन में। और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू होगा कितना बच्चों, इसी के बराबर हो जाएगा, मतलब कि बी आई एल के बराबर हो जाएगा। सिंपल है ना, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो पावर डिसिपेशन इन मूविंग कंडक्टर देख लेते हैं। जो मूविंग कंडक्टर है उसमें पावर डिसिपेशन क्या होगा। तो पावर डिसिपेशन बिल्कुल ईजी है बच्चों, ये इसीलिए बोलते थे, इसको मैंने पढ़ाया भी था बहुत पहले, क्लास 11 का ही चीज़ पढ़ाया था। ये होता क्या है, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन होता है, रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम लोग लेते हैं। तो रेट ऑफ वर्क डन हो जाता है पावर। तो पावर रेट ऑफ वर्क डन, छोटा सा वर्क डन के लिए डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख देते हैं हम लोग। अगर बड़ा सा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो पावर जो हमारे पास हो जाएगा बच्चों, वर्क डन एफ डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है, डिवाइडेड बाई डी टी हो जाता है। तो डी एस बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट का काम करता है, डी एस बाई डी टी वेलोसिटी हो जाता है, एफ डॉट भी हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में एंगल अगर हमारे को दे रखा है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो एफ इंटू भी आ जाएगा, क्योंकि फोर्स लगने वाला फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, लगने वाला फोर्स एफ एक्सटर्नल और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो यही तो मैं बोला, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो एफ डॉट भी आ गया, एफ भी आ गया, सॉरी से। तो पावर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स कितना होगा बच्चों, लगने वाला फोर्स कितना है, एफ एक्सटर्नल ही कितना है, बी आई एल है इंटू भी है। बी आई एल का वैल्यू और एक टर्म में लिख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम लोग इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहें, क्योंकि हमको पता है इंड्यूस करंट का वैल्यू कितना है, बी एल भी अपॉन आर है, तो इसको एक और तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। अरे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई का वैल्यू हमने रख दिया उठाकर, यहाँ से आई का वैल्यू उठाकर इसमें रख दिया, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, भी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल इंटू भी, ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो ये हो गया पावर। तो पावर जो होता है ना बच्चों, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल पावर है ये,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस। सही लिखा हो ना मैंने बच्चों? इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ने जो पावर अपने में डिसिपेट किया है, वही तो वही तो है ये रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अब जितना काम हुआ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वही पावर है। ठीक है, और वही पावर बच्चों किसी फॉर्म में रिलीज भी हो सकता है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो सकता है। आखिरकार यहाँ पे देखा जाए तो जो ये पावर जो रेजिस्टेंस में डिसिपेशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ होगा, क्योंकि और कोई लॉसेज यहाँ पे हो नहीं रही है। रेजिस्टेंस ही तो है यहाँ पे पावर लॉस करने के लिए। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस है वही हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा, वही हो जाएगा हीट एनर्जी के फॉर्म में। हीट एनर्जी डिसिपेशन across resistance, रेजिस्टेंस across resistance, रेजिस्टेंस के वो रेजिस्टेंस के वजह से जो भी एनर्जी लॉस होगा हीट एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा। यही मैं बोल रहा हूँ। और ये क्यों बोल रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ईजी तरीके से मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा बच्चों कि वहाँ पे जो हीट एनर्जी रिलीज जो होता है वो I²RT के बराबर होता था। सर याद नहीं आ रहा। अरे बच्चों क्या बात कर रहे हैं आप, आपने नहीं पढ़ा है? पावर इक्वल टू हीट एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम होता है ना, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन पावर होता है। अरे यार पढ़ा तो होगा बच्चों, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन। रेट ऑफ हीट डिसिपेशन को ही पावर बोल देते थे हम लोग वहाँ पे, अगर आपको याद हो तो यही आई थिंक याद हो तो ऐसे लिख सकते हैं I²RT, ऐसे लिखते हैं ना, या फिर V²/R × T ऐसे भी लिखते थे। हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, हीट एनर्जी डिसिपेशन देखना है। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं। तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए I² है तो I² का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, BL/V/R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। और हमें पता है कि H/T मैं कर दूंगा तो यही तो पावर आ जाएगा। ओके सर, तो B²L²V² डिवाइडेड बाई R² इंटू R आ जाएगा। तो ये R कट जाएगा। तो यही तो होता है यहाँ पे, H/T कर देंगे, यही तो हमें पावर मिल जाएगा। और पावर क्या मिल जाएगा, B²L²V² डिवाइडेड बाई R। और मैं यही तो बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन ही पावर होता है, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन ही पावर होता है। तो वही तो आ गया हमारे पास पावर का वैल्यू इस तरीके से, रेट ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टेंस। ओके सर बिल्कुल बच्चों यही होता है। यहाँ पे रेट ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो यही चीज़ तो आ गया यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसीलिए पावर आप समझ सकते हैं दोनों तरीके से। ओके, अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा पार्ट आ जाता है इसमें बच्चों, आपको बताने के लिए मैं ऐसे बता सकता हूँ, क्योंकि किताबों में ये चीज़ दिया रहता है। अगर कोई हमने इस तरीके से रेजिस्टेंस ले लिया है मान लेते हैं, और ये कोई वैसे तरीके का रेल है, और यहाँ पे अगर हम एक रॉड ले लिए हैं बच्चों, ये रॉड ले लिए हैं, L लेंथ का है, और ये नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी v दे रखा है, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बताना है ये किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, क्योंकि ये रखा हुआ है वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में ये चीज़ रखा हुआ है बच्चों। तो वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, नीचे की तरफ mg लगेगा भाई, इसका मास m है तो नीचे की तरफ mg लगा दो भाई। ओके कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा वो ये होगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा बच्चों, क्योंकि आपको दे रखा है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से।
मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो देखिए यहाँ पे भी क्रॉस भी करेंगे तो इधर की डायरेक्शन में आ रही है, भी क्रॉस भी करेंगे इधर की डायरेक्शन में आ रही है, मतलब करंट जो बहेगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में बहेगा, ऐसे करके बहेगा करंट। तो उसका करंट पॉजिटिव टर्मिनल इधर आएगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव होगा, ये नेगेटिव की तरफ बिहेव होगा। बहने वाला करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि एफ जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा वो कितना लगेगा, बी आई एल होता है ना, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। डी एल करंट के डायरेक्शन डी एल क्रॉस भी करेंगे ना, डी एल क्रॉस भी करेंगे, तो डी एल क्रॉस भी करेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों, एफ बी जो होगा ऊपर के डायरेक्शन में होगा, वो होगा कितना, आई इंटू एल क्रॉस बी तो हम जानते ही हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आई एल बी के बराबर हो जाएगा, आई एल बी के बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में हम अगर बात करें मतलब उस टाइम पे जिस टाइम पे ऊपर का लगने वाला फोर्स नीचे का लगने वाला फोर्स के बराबर हो जाए, मतलब कि एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई एल बी इक्वल टू एम इंटू जी, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई बी, यही होता है ना। एक सेकंड बच्चों, ये यही होता है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये जल्दी बताइए। एफ का वैल्यू कितना आ रहा था भाई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, अच्छा ऐसे आ रहा था, बराबर एम इंटू जी। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो आई थिंक क्लियर होगा, ये हमको वेलोसिटी मिल गया, इस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा होगा। हाँ सर क्लियर है, कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं कि समझ में ना आए, समझ में तो आ ही रहा होगा बच्चों, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है। अब हम इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, आई एन सी एल आई एन टी ई, सही है ना, पता नहीं स्पेलिंग मेरा थोड़ा अच्छा लिखता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा याद नहीं रहता है। अंग्रेजी में थोड़ा मैं मजबूत हूँ। हाँ सर पता है कितना आपको अंग्रेजी आता है। ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, होता है। अरे भाई ऐसे क्या बन रहे हो, देखिए मान लेते हैं इस तरीके से है, ठीक है। आपको बता रखा है बच्चों, आपको बता रखा है यहाँ पे, चलो इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं। एक रेल, ये रेल ही है बच्चों, है ना, ये रेल है, समझिएगा, ये रेल दे रखा है, रेल पे हम लोग एक रख दिए हैं क्या, एक सेकंड अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा भाई, अच्छे तरीके से बन रहा है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा बच्चों, आप ही मेरे को बताइए बन रहा है कि नहीं अच्छे तरीके से। अरे भाई फिगर अच्छे तरीके से बन रहा है कि नहीं, एक सेकंड, क्योंकि फिगर अच्छा बनेगा तभी आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा बच्चों। पता नहीं यार कैसे मैं बना रहा हूँ, रुकिए बच्चों एक सेकंड मैं बनाता हूँ। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से है, और इस पे एक रेल रखा हुआ है इस तरीके से बच्चों, है ना, इस तरीके से रेल रखा हुआ है। अब ये रेल कैसा बना है मेरे को नहीं पता, आपको इस तरीके से इधर से आपको देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर ये v वेलोसिटी से बच्चों नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको फाइंड v बताना है, v कितना होगा, किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है, ये चीज़ आपको दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो इसको करने का तरीका कैसे है बच्चों, इसको करने का तरीका कैसे है, ये मास m है इसका,
ये आई है आपका, आप मान लेते इस तरीके से देख रहे हैं। अगर आप इधर से इसको सोल्व करें तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि हम इधर से देखेंगे ना। ये देखने का तरीका है, आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करूँगा, इधर से देख कर। मान लेता हूँ कि मैं इधर से देख रहा हूँ, तो इधर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक रॉड दिखेगा इस टाइप से। एक इंक्लाइन प्लेन पे रॉड है जो इसका इधर से एक ऐसे गोल टाइप का दिखेगा। हाँ सर, ऐसा ही दिखेगा कुछ, जिसको दिखेगा कि नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, जिसमें ये एंगल आपको थीटा दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे एम जी दिखेगा, और अगर आपको ये एंगल थीटा दिख ही रहा था तो इसके साथ वाला ये एंगल थीटा हो जाएगा। अरे सर कैसे, अरे भाई ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हुआ, ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा, और ये 90 है। आ रहा है समझ में? तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, सॉरी थीटा हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो एम जी का कॉस ऑफ थीटा इधर की तरफ आ रहा है, और एम जी का साइन ऑफ थीटा इधर की तरफ आ रहा है। हाँ सर, ये चीज़ तो पता है। हमको भी वेलोसिटी निकालने के लिए हमको वही एफ बी भी निकालना होगा। उसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर भी इधर है, भी क्रॉस भी करते हैं, भी इधर है, भी क्रॉस भी करते हैं नीचे की तरफ, तो ऊपर इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इस डायरेक्शन में आ रहा है। ईएमएफ मतलब उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही होगा और निगेटिव इधर ही होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि भी क्रॉस भी कर रहे हैं ना बच्चों, तो भी कैसे करेंगे कंपेयर, तो भी क्रॉस भी करते हैं, क्योंकि भी का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, भी ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी इधर ही तो है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, ये भी है। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है ना, दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है। तो भी क्रॉस भी करेंगे तो आप समझ सकते हैं, भी क्रॉस भी करेंगे तो ऐसे करके भी यहाँ पे अंदर की तरफ ही मिल रहा है, तो अंदर की तरफ इधर मिल रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो अंदर की तरफ इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल। हाँ सर, तो करंट ऐसे बह रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे बह रहा है, पूरे ऐसे रेल में ऐसे करके करंट बह रहा है, और बह रहा है तो ये इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से सॉलिड टाइप का होगा, ठीक है। करंट ऐसे बह रहा है बच्चों। हाँ सर, मिल गया हमको डायरेक्शन। इसीलिए तो ज़रूरी है बी आई एल निकालने के लिए, एफ मैग्नेटिक निकालने के लिए। अब देखिए, आई इंटू डी एल क्रॉस भी करते हैं, तो डी एल का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, डी एल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो डी एल क्रॉस बी, डी एल अंदर की तरफ है, समझ में आ रहा है, डी एल इसमें अंदर की तरफ है, डी एल अंदर की तरफ जा रहा है, तो डी एल क्रॉस भी करेंगे, डी एल क्रॉस भी करेंगे अंदर की तरफ वाला, तो आपको पता है किस डायरेक्शन में मिल जाएगा आपको बच्चों, डी एल क्रॉस भी, डी एल क्रॉस भी करिए, ऐसे मिल जाएगा कि नहीं। हाँ सर, मिल जाएगा भाई, डी एल अंदर है, डी एल क्रॉस भी करेंगे तो इधर ही तो मिलेगा, इसमें इतना समझने की कौन सी बात है। ये हो जाएगा एफ बी, जो कि आपको पता है आई इंटू डी एल क्रॉस बी था, मतलब एल क्रॉस बी था। हाँ सर, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल फिर से हमें थीटा मिल गया। तो एफ बी का कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एफ बी का साइन ऑफ थीटा। एफ बी का कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा एफ बी का साइन ऑफ थीटा। ऊपर की तरफ ये नॉर्मल लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि ये रॉड है ना, तो रॉड के ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा हो। अब आप समझ सकते हैं कि इसके इधर की तरफ लगने वाला फोर्स एफ बी कॉस ऑफ थीटा है, और इसके इधर की तरफ लगने वाला एम जी साइन थीटा है, और बाकी ये तो कैंसिल आउट ही होगा। बाकी जो आप ये देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो देख रहे हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे, क्योंकि ये नॉर्मल इसको बैलेंस कर देगा नीचे वाला फोर्स को। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम एफ बी का कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एम जी का साइन ऑफ थीटा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आप एम जी का साइन ऑफ थीटा कर सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू एफ बी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी अपॉन बी और कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं।
भी निकाल सकते हैं, आप निकाल कर मुझे बता दीजिएगा, है ना, सॉल्व करके, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल इजी तरीके से। देखिए सवाल छोटे छोटे लाया हूँ, बिल्कुल इजी सवाल है, करने में आसान है। स्क्वायर लूप है, साइड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 1 ओम का है, सॉरी, इज मूव्ड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है शोन इन द फिगर, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द loop is connected to a network resistances, should be velocity of loop have steady current 1 एम्पियर का लूप में बहना चाहिए। करंट इसमें 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर का करंट इसमें बह रहा है। देखिए भी क्रॉस भी करेंगे, भी क्रॉस भी तो हमें ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहा है, ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। ओके सर, ये ईएमएफ ही हैगा। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप दिख रहा है मुझे, ये तो हट ही जाएगा, ये सब सेम है, तो उसके बाद फिर 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 6 का पैरेलल में कितना हो जाएगा? 6 6 36 अपन 12 बरतिया 36, तो ये ओवरऑल इसको हटा के हम लोग लिख सकते हैं बरतिया 36 3 ओम का, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। कैसे निकाला सर? बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बता रखा है, आप कर सकते हैं, ये 6 इधर हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा, 6 6 का पैरेलल में कितना होता है? 3 ओम होता है। ओके सर, तो अब हम इसको ऐसे तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऐसे बन गया बैटरी टाइप, और इधर ये बन गया, इधर ऐसे करके ये ऐसे, ये बन गया 3 ओम का। और आपको बता रखा है कि मेटालिक स्क्वायर जो है यहाँ पे ये वाला, ये जो है ये वो 0.1 मीटर का है, ये जो है 0.1 मीटर का है, ये पूरा इसका लेंथ, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो है 1 ओम का, ये दे रखा है। करंट का फ्लो तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हो रहा है। अब बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया? बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो ही नहीं रहा है, ईएमएफ सिर्फ इसमें इंड्यूस हो रहा है और इसी का रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, बी एल भी निकाल सकते हैं हम लोग। बी का वैल्यू 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एल लेंथ इसका दे रखा है 0.1 का, और वेलोसिटी कितना है बच्चों इसका, वी वेलोसिटी मुझे निकालना है, ठीक है। तो ईएमएफ हमारे पास आ गया। अब हम लोग ये भी बता सकते हैं बच्चों कि करंट जो 1 मिली एम्पियर है, मतलब कि 1 × 10⁻³ ईएमएफ अपन रेजिस्टेंस होता है 2 × 0.1 × V अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। वेलोसिटी कितना आ जाएगा बच्चों? वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास 0.1 है ना, तो 10⁻² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? वेलोसिटी तो इतना आ रहा है, वेलोसिटी कितना आ रहा है? 0.0 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 × 10⁻³ वोल्ट आ रहा है, सिंपल, सॉरी मीटर पर सेकंड, यही आ रहा है ना बच्चों, और तो कुछ आ नहीं रहा है यार, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ और कुछ आ रहा है क्या। चलिए आगे चलते हैं, आप बताइएगा आपका आंसर कितना रहा। इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों कि थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है, आर फाइलिंग विद वर्टिकल प्लेन में फॉलो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी, एम एंड क्यू स्पीड द रिंग वी है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा। देखिए नीचे की तरफ गिर रहा है ना बच्चों, नीचे की तरफ गिर रहा है बच्चों, ये भी वेलोसिटी क्या होगा, भी क्रॉस भी करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, और नीचे की तरफ है तो इसका नेट लेंथ कितना हो जाएगा, एल 2r के बराबर हो जाएगा। तो ईएमएफ आपको 2r से मल्टीप्लाई कर दे, भी × 2r, यही तो है, क्यू हायर पोटेंशियल पे होगा, आंसर यही हो गया, इजी है बच्चों। कंडक्टिंग रोड लेंथ 1 मीटर का है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 30 डिग्री एंगल पे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
तब बताना है ईएमएफ क्या होगा। ईएमएफ ही पूछ रहा होगा, सब सवाल में तो ईएमएफ ही पूछता है। ईएमएफ क्या होगा, सिंपल सी बात है। जो भी क्रॉस भी करना है तो भी का पहले कंपोनेंट ही ले लेते हैं। भी कॉस ऑफ 30 इधर हो जाएगा, भी साइन ऑफ 30 इधर हो जाएगा, भी कॉस ऑफ 30 डिग्री है। तो इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये पैरेलल हो गया लेंथ का, ये नहीं आएगा, ये आएगा। भी क्रॉस बी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह ट्रीट होगा। तो समझ सकते हैं आप लोग ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी एल इंटू भी साइन 30 भी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का वैल्यू आपको दे रखा है 2 1 2 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग ABCD दे रखा है यहाँ पे अलॉन्ग AOBD। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 4 साइड्स दे रखा है 1 मीटर का। ओके ओके ओके। ईएमएफ बिटवीन द A एंड D पॉइंट्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। इसके बीच का ईएमएफ पूछा है। भी क्रॉस भी करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह ट्रीट होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह। इसमें इफेक्टिव लेंथ कितना होगा बच्चों, वो निकालना है। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये तो 1 मीटर का है ही, ये भी 1 मीटर का है। ये अगर ऐसे कर देंगे हम लोग तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर दूरी कितना हो जाएगा, 1 का साइन 45, 1/√2 साइन 45। ये भी 1 इंटू 1/√2 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ जो हो जाएगा इसका, क्योंकि हमको इफेक्टिव लेंथ देखना है। इफेक्टिव लेंथ इन दोनों के बीच में इफेक्टिव लेंथ यही तो होगा परपेंडिकुलर, और वो मैं निकाल लिया हूँ। कितना आ रहा है, 1/√2 प्लस 1/√2 √2 हो जाएगा। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह काम करेगा। तो आपको समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि जो ईएमएफ होगा बच्चों BL भी हो जाएगा। तो यहाँ पे B का वैल्यू 1 दिया है, L √2 है, भी 1 है। आप समझ सकते हैं √2 हो जाएगा 0.414, सिंपल। यहाँ पे भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। बोल रहा है कि रॉड मेक्स कांटेक्ट विद द सर्किट। ठीक है, तो सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फोर्स नीड टू मूव द रॉड इंडिकेटेड विद द कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड से इसको ढकेलते रहना है, तो उसके कारण देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग भी क्रॉस भी ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, करंट ऐसे बह रहा होगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे बह रहा है। ठीक है, तो डीएल क्रॉस भी लेते हैं। आई इंटू फोर्स के लिए आई इंटू डीएल क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो हमको एफ एक्सटर्नल इधर लगाना होगा। जितना एफ मैग्नेटिक होगा उतना ही एफ एक्सटर्नल लगाएंगे, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी वेलोसिटी से चलता रहेगा, और वही हमें चाहिए। नीड टू मूव रॉड एट द इंडिकेटेड कांस्टेंट वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड से चलते रहना चाहिए। एफ मैग्नेटिक कितना है बच्चों, आई इंटू एल क्रॉस भी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आई कितना है बच्चों, आई इक्वल टू EMF अपॉन आर होता है ना। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। BL भी अपॉन आर कर देंगे, इंटू एल इंटू बी, B² L² भी डिवाइडेड बाई आर। तो B² मतलब 0.15 का स्क्वायर कर देना है। L² मतलब इसका लेंथ कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ, इसका स्क्वायर कर देना है। वेलोसिटी कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 ओम का है। अब आप बिल्कुल इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि एफ मैग्नेटिक कितना आ रहा है। जो एफ मैग्नेटिक आ रहा था वही यहाँ पे एफ एक्सटर्नल हो जाएगा, बस निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन है। ओके सर, बिल्कुल ईजी है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। इसका आंसर कितना आ रहा है बता सकते हैं, मैं बता दूं क्या, देख लेता हूँ मैं भी करके। 15 गुने 15 करना होगा, 15 गुने 15 करना होगा, डिवाइडेड बाई 10⁴ हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 बार में कट रहा है, ये 3 × 5 = 15 आ रहा है। चौके साथ दम 75, 75/2 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴।
2 से 3 बार में 7.5 ऐसे आ रहा है, 37.5 इंटू 10⁻⁴। तो एक जीरो इधर ले 10⁻³ आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्टिंग रोड पी क्यू लेंथ 1 मीटर का है, मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इन मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, कैपेसिटी देख रहा है, इसका कैपेसिटर दे रखा है, उसका कैपेसिटी दे रखा है हमें। तो बोला रहा है कि चार्जेस कैपेसिटर के प्लेट्स पे कितना अराइज होंगे। ओके, भी क्रॉस भी करेंगे, फिर से आपको दिख रखा है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर करंट ऐसे करके फ्लो हो जाएगी। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आपको पता होगा कि I = EMF/R हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे करके करंट आ रहा है, ऐसा करके जा रहा है, करंट आता है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा डायरेक्शन में होता है। हाँ सर, ये चीज़ तो पता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रीट होगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव प्लेट, और ये बन जाएगा नेगेटिव प्लेट। ओके सर, तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपको पता होगा कैपेसिटेंस में हम लोग क्या लिखते थे, Q = CV लिखते थे। तो कैपेसिटेंस C 10 माइक्रोफैराड दे रखा है, इंटू वोल्टेज कितना होगा BLV, B कितना है 4L1 V2, 80 हो जाएगा। चार्ज 80 ±80 समझ लीजिए, प्लस ये ठीक है, ये ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है बच्चों। तो बस यही तक सवाल था, आप लोग समझ भी रहे होंगे कितना ईजी है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू, क्योंकि यहाँ तक अगर आप समझ लिए तो अब हम लोग रोटेटरी वाला आगे देखेंगे बच्चों, कल देखेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।